जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 12 बज रहे हैं और मतलब कोई इंसान एक बेहद ठंडे अंधेरे तहखाने में जमीन पर बिल्कुल सिमटा हुआ बैठा है जी। बाहर एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं और अचानक उस अंधेरे में एक बेहद जहरीला काला सांप अपना फन उठाए रेंगता हुआ करीब आ जाता है। बाप रे। हाँ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ठीक उसी पल जो इकलौता शख्स वहां ढाल बनकर खड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही तानाशाह है जिसने उसे मरने के लिए उस कालकोठरी में कैद किया था। क्या बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जिस स्क्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं वो उसकी शुरुआत एक क्रूर राजा और एक लाचार दासी की कहानी से जरूर होती है, लेकिन ये खत मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे सच पर होती है। इस कहानी का शीर्षक है महल की कैद में एक अजनबी रात। और ये कहानी सिर्फ एक महल या किसी तहखाने तक सीमित नहीं है। मतलब ये असल में हमारे दिमाग के भीतर चलने वाली सत्ता, खौफ और आत्मसम्मान की जंग का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन भी केवल इस कहानी को ऊपर ऊपर से पढ़ के सुनाना नहीं है। हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि ये जो एनिमीज टू लवर्स वाली थीम होती है, यानी नफरत से शुरू होकर प्यार तक पहुंचने वाली कहानियां, ये इंसानी दिमाग को इतनी ज्यादा क्यों लुभाती हैं? मतलब ये कहानियां हमें हमारी खुद की असुरक्षाओं, हमारे अहंकार और सच्ची ताकत के बारे में क्या सिखाती हैं? जी देखिए, इस कहानी के ना 2 मुख्य पिलर हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ है राजा रियान, एक ऐसा क्रूर, मगरूर और सख्त मिजाज इंसान जिसकी पहचान ही उसका खौफ है। और दूसरी तरफ है अबीर, एक निडर आम लड़की जिसके पास सत्ता के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय उसके अपने उसूलों के। तो राइटर ने इन दोनों के टकराव के जरिए जो कैरेक्टर आर्क यानी चरित्र का विकास दिखाया है, वो सस्पेंस और मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। तो चलिए सीधे उस टकराव पर आते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के अनुसार कहानी की शुरुआत रयान के खौफनाक दरबार से होती है। वहां का माहौल ऐसा है कि रयान की जुबान से निकला हर शब्द ही अंतिम कानून है। मतलब कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, एकदम तानाशाही। हाँ, और एक दिन दरबार में एक बेकसूर और बूढ़े नौकर से कोई बहुत ही मामूली सी गलती हो जाती है और रयान उस छोटी सी गलती के लिए उसे मतलब कोड़े मारने की क्रूर सजा सुना देता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सजा का स्तर गलती के मुकाबले इतना बड़ा क्यों रखा गया। क्यों? क्योंकि ये कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, ये खौफ को एक टूल या हथियार की तरह इस्तेमाल करने का तरीका है। मतलब एक तानाशाह को बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो कितना क्रूर हो सकता है, ताकि लोग डरें। बिल्कुल, ताकि किसी के भी मन में बगावत का ख्याल तक ना आए। लेकिन तभी उस खौफ के सन्नाटे को चीरते हुए अबीर नाम की एक आम लड़की वहां खड़ी हो जाती है। वो भरी सभा में सीधे राजा की आंखों में आंखें डालती है और उसका संवाद बहुत ही पैना है। वो कहती है कि इज्जत किसी के नाम से नहीं बल्कि किरदार से बनती है। क्या बात है। हाँ, और वो साफ शब्दों में उस तानाशाह से कहती है कि उसे किसी की भी इज्जत रौंदने का कोई हक नहीं है। अब सच कहूं तो जब मैंने स्क्रिप्ट का ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे ये बहादुरी कम और बेवकूफी ज्यादा लगी। बेवकूफी? हाँ। वो कैसे? मेरा मतलब है, सोचिए सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जो एक पल में आपकी जान ले सकता है। हाँ, ये तो है। और आप भरी सभा में जहां उसके सारे दरबारी मौजूद हैं उसे नीचा दिखा रहे हैं। मतलब क्या मानव मनोविज्ञान में अपनी जान बचाने यानी सर्वाइवल से ज्यादा अहमियत इस तथाकथित आत्मसम्मान की होती है? एक आम इंसान होने के नाते मुझे तो लगता है कि चुपचाप वहां से निकल जाना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होता है ना। सतही तौर पर देखने पर ये वाकई एक आत्मघाती कदम लगता है। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर हम मानव व्यवहार की गहराई में जाएं तो अस्तित्व या सर्वाइवल का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना नहीं होता। अच्छा। हाँ, इंसान की एक मनोवैज्ञानिक पहचान भी होती है। अबीर जैसी लड़की जिसके पास कोई पद, पैसा या ताकत नहीं है, उसकी पूरी पहचान उसका अपना आत्मसम्मान ही है। सही कहा। तो जब वो किसी निर्दोष पर अत्याचार होते देखती है तो चुप रह जाना उसके लिए अपनी उस पहचान को मार देने जैसा होता। अच्छा, यानी वो शारीरिक रूप से जिंदा तो रहती लेकिन वैचारिक रूप से मतलब अंदर से मर जाती। बिल्कुल। और दूसरी तरफ राजा रयान को देखिए। हाँ।
उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी ताकत ही इस बात पर टिकी थी कि लोग उससे डरते हैं। तो जब एक आम लड़की भरी सभा में खड़ी होकर ये साबित कर देती है कि वो उससे नहीं डरती, तो ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी। फिर क्या था? ये रयान की पूरी सत्ता के ढांचे पर, उसकी उस इमेज पर एक हथौड़ा था जिसे उसने सालों तक खौफ से बनाया था। ओहो, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि खौफ पर टिकी ताकत एक बहुत ज्यादा फूले हुए गुब्बारे की तरह है। एकदम सही। वो गुब्बारा देखने में बहुत विशाल और खतरनाक लगता है, लेकिन उसे फोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी तलवार नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी सुई की नोक काफी है। जी। अबीर की वो ना या उसका वो विरोध उसी सुई की तरह था, जबकि सम्मान पर टिकी ताकत एक ईंट की दीवार जैसी होती है। आप एक ईंट की दीवार को सुई से नहीं फोड़ सकते। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक एनोलॉजी है। रयान का गुब्बारा उस दरबार में फूट गया था, उसका अहंकार बहुत बुरी तरह आहत हुआ। हाँ। और इसी आहत अहंकार का नतीजा था कि वो आग बबूला होकर अबीर को महल के सबसे गहरे, अंधेरे और ठंडे तहखाने में कैद करने का हुक्म दे देता है। बाप रे। यहाँ उसका मकसद अबीर को शारीरिक कष्ट देना कम था और उसकी उस ना को हाँ में बदलना ज्यादा था। मतलब वो उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था ताकि उसका खौफ का जो साम्राज्य है वो दोबारा स्थापित हो सके। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही भारी तनाव पैदा हो जाता है। राइटर ने उस तहखाने की रात का जो दृश्य बुना है, सच बताऊं, वो रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। रात के ठीक 12 बज रहे हैं, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं और तहखाने में एकदम घोटू सन्नाटा है। अभी ठंडी जमीन पर सिमटी बैठी है, ठंड से कांप रही है। लेकिन यहां राइटर ने एक बात पर खास जोर दिया है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं है। हाँ, और आंसू ना होना यहाँ सिर्फ जिद नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध है। मतलब शरीर लाचार है, कांप रहा है, लेकिन उसके दिमाग ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। तभी उस सन्नाटे में लोहे का भारी दरवाजा खुलता है और रयान अपने भारी कदमों के साथ अंदर आता है। यहां राइटर ने एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल दी है। रात के 12 बज रहे हैं। हाँ। एक मिनट रुकिए। अगर रयान आधी रात को उस ठंडे तहखाने में जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो महल के अपने उस मखमली बिस्तर पर सो नहीं पा रहा था। बिल्कुल, वो बेचैन था। हाँ। तकनीकी रूप से देखा जाए तो कैद में अबीर नहीं बल्कि खुद रयान था। वो अपनी खुद की एंजाइटी और अपने आहत अहंकार का कैदी बन चुका था। ये एक बहुत ही शानदार और गहरा विश्लेषण है। असल में ना, एक तानाशाह जो खौफ के बल पर राज करता है वो अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित इंसान होता है। अच्छा। रयान का उस तहखाने में जाना उसकी ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का सबूत था। कैसे? उसे उस लड़की के आंसुओं की, उसकी गिड़गिड़ाहट की सख्त जरूरत थी अपने टूटे हुए अहंकार की मरम्मत करने के लिए। मतलब तहखाना असल में वो आईना था जिसे रयान ने इसलिए बनाया था ताकि वो उसमें खुद को दोबारा बड़ा और ताकतवर देख सके। अरे वाह! लेकिन वो आईना तो अबीर ने फिर से तोड़ दिया। एकदम सही। क्योंकि रयान जब तहखाने में आकर अपने उस जहरीले लहजे में पूछता है कि क्या उसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है, तो अबीर रोने या भीख मांगने के बजाय एक बहुत ही करारा जवाब देती है। वो अपने कांपते हाथों को छिपाते हुए कहती है, मेरी औकात मेरे काम तय करते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी कमजोर को डराकर आप अपनी ऊंचाई नाप लेंगे तो आपकी नाप तोल ही गलत है। और ये वो लाइन है जो रायन के दिमाग में चल रही पूरी व्यवस्था को हिला देती है। रायन कुरैशी के सामने आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। मुझे तो लगता है रायन इस बात से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया होगा। मतलब उसका जो फॉर्मूला था, यातना दो और सम्मान पाओ, वो फॉर्मूला यहाँ काम ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल। राइटर ने बताया है कि उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरी उलझन थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मौत के खौफ और इतनी ठंड के बावजूद ये लड़की टूट क्यों नहीं रही है। यहीं पर हमें शारीरिक कैद और मानसिक आजादी का फर्क समझ में आता है। वो कैसे? जब तक वो इंसान खुद हार न मान ले। रयान के पास सारी सत्ता थी लेकिन वो अपने अहंकार का गुलाम था। और अबीर जंजीरों में थी लेकिन वैचारिक रूप से पूरी तरह आजाद थी। उफ, एक राजा जो खुद की बनाई खौफ की जेल में कैद है, ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। जी। लेकिन जाहिर सी बात है, तहखाने के अंदर चल रहा ये मनोवैज्ञानिक टकराव और ये सन्नाटा हमेशा तो नहीं चल सकता था। किसी ना किसी चीज को इस तनाव को तोड़ना ही था। और विडंबना देखिए कि वो तनाव इन दोनों में से किसी ने नहीं तोड़ा
बल्कि एक बाहरी खतरे ने आकर तोड़ा। प्रकृति का अपना एक अलग ही तरीका होता है किरदारों की असली फितरत को बाहर लाने का। एकदम सही। तो कहानी अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है। उसी अंधेरे कमरे की गीली मिट्टी पर अचानक कुछ सरसराहट होती है। एक बेहद जहरीला काला सांप अपना फन उठाए अबीर की तरफ बढ़ रहा होता है। अबीर, जो अब तक रेयान के सामने चट्टान की तरह डटी हुई थी, उस सांप को देखकर डर के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ जाती है। और ये बहुत जरूरी था। जरूरी क्यों? क्योंकि अगर अबीर सांप से भी नहीं डरती तो वो इंसान नहीं बल्कि कोई सुपर हीरो बन जाती। ये भी है। मतलब आत्मसम्मान के लिए क्रूर इंसान से लड़ना एक वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मौत को साक्षात अपने सामने रेंगते हुए देखकर सुन्न पड़ जाना, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। ये उस किरदार को असली बनाता है। हाँ, रियलिस्टिक बनाता है। और इसके बाद जो होता है वो इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे जादुई और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल है। जी। इससे पहले कि अबीर चीख भी सके, राजा रेयान एक झटके में अपनी म्यान से तलवार निकालता है और अबीर के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो सांप को दूर फेंक देता है। डर और ठंड से कांपती हुई अबीर जब चक्कर खाकर गिरने लगती है तो रेयान उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इतना ही नहीं, वो अपना भारी शाही कोट उतारकर उसके कांपते कंधों पर रख देता है। अब ये वो पल है जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा। अजीब क्यों? क्योंकि यार, ये तो वही बात हुई कि कोई इंसान आपके घर में आग लगा दे और फिर अचानक फायर फाइटर बनकर आपको आग से बाहर निकालने लगे। हाँ, समझ रही हूँ। जिस इंसान ने उसे मरने के लिए उस काल कोठरी में भेजा था, वो अचानक उसकी ढाल क्यों बन गया? मतलब अगर वो उसे टूटता हुआ देखना चाहता था तो ये तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका था ना। ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ पर हमें मानव मनोविज्ञान और कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक उलझन को समझना होगा। अच्छा। हाँ, मौत का सजा का हुक्म देना और किसी को अपनी आंखों के सामने तड़पकर मरते हुए देखना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। सही कह रही हैं। रेयान अबीर का अहंकार तोड़ना चाहता था। वो उसे अपने सामने झुका हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसके अवचेतन मन में वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था। तो जब सांप के रूप में एक असली और तत्काल जानलेवा खतरा सामने आया, तो रेयान का वो मुखौटा जो उसने एक तानाशाह के रूप में पहन रखा था, वो गिर गया। उस खतरे ने सीधे उसके अंदर छिपे इंसान को जगा दिया। यानी वो जो शाही क्रूरता थी वो सिर्फ एक आवरण था, एक मुखौटा। बिल्कुल। और जब वो अपना शाही कोट उतारकर अबीर के कंधों पर रखता है तो मुझे लगता है कि ये कोई मामूली एक्शन नहीं है। ये कोट एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। वो कोट उसकी सत्ता, उसके रुतबे और उसकी उस भारी अहंकार का प्रतीक है जिससे वो हमेशा उड़े रहता था। जब वो उसे उतारकर एक दासी के कंधों पर रखता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने उस गुरूर को उतारकर किनारे रख रहा होता है। राइटर ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि उस पल कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा भाली थी। हाँ, क्योंकि रेयान कुरैशी जो इतना मगरूर था, उसकी आंखों में उस वक्त खौफ, गुस्सा या नफरत नहीं थी, केवल फिक्र थी। और फिर वो एक संवाद बोलता है, मैंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी जिद ने आज मुझे हरा दिया है। क्या लाइन है! ये कोई मामूली हार नहीं है, ये एक इंसान के भीतर बैठे दानव की हार है। ये इस बात की एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि असली जीत कभी भी हथियारों, अहंकार या भौतिक ताकत की नहीं होती। असली जीत सत्य और आत्मसम्मान की होती है। सच में, इस एक घटना ने उस पूरी एनिमीज टू लवर्स वाली थ्योरी को बहुत ही तार्किक तरीके से समझा दिया। जी। मतलब हमारा दिमाग कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास को बहुत जल्दी पकड़ता है। जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा खतरे की उम्मीद हो, अगर अचानक वही इंसान आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए, तो वो जो राहत का एहसास होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। शायद इसीलिए नफरत का वो भाव इतने गहरे प्यार में बदल गया। एकदम सटीक। मनोविज्ञान में इसे अराउजल ट्रांसफर भी कहा जा सकता है। अच्छा, अराउजल ट्रांसफर। हाँ, भावनाएं हैं। जब रेयान रक्षक बन गया तो अबीर के दिमाग में वो डर, सुरक्षा और विश्वास में बदल गया। और रेयान के लिए अबीर की उस निडरता ने उसके अंदर एक सम्मान पैदा कर दिया। रेयान ने महसूस किया कि जिस लड़की को वो शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहा था,
असल में वैचारिक और आत्मिक ताकत उसी के पास है। तो जब हम कहानी के इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो साफ नजर आता है कि उस एक अजनबी रात ने महल का पूरा गणित ही बदल दिया। बिल्कुल। रेयान को ये गहरा एहसास हुआ कि असली ताकत लोगों को डराने या उन पर यातनाएं थोपने में नहीं है। उसने उसी रात अबीर को आज़ाद किया, अपने उस क्रूर बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी, और वो रिश्ता जो एक खौफनाक नफरत की कैद से शुरू हुआ था, एक सच्चे प्यार में तब्दील हो गया। और यही हमें इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों की तरफ ले जाता है। जी। पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह से पत्थर नहीं होता। सही बात है। बस कभी कभी उस पत्थर को तोड़ने के लिए या उस पर पड़ी अहंकार की धूल को साफ करने के लिए किसी के सच्चे और निडर शब्दों की जरूरत होती है। हाँ। अपनी गरिमा के लिए खड़े होने से, अपनी बात पर अड़े रहने से दुनिया के सबसे मगरूर इंसान को भी बदला जा सकता है। अबीर ने राजा को हथियारों से हराकर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर टिके रह के उसका दिल जीता। और दूसरा निष्कर्ष मुझे ये लगता है कि ताकत की हमारी जो परिभाषा है ना, वो अक्सर बहुत गलत होती है। वो कैसे? हम सोचते हैं कि जो जितना डरा सकता है वो उतना ताकतवर है। लेकिन खौफ और अत्याचार तो अंदरूनी कमजोरी की निशानी है। बिल्कुल। असली और स्थायी ताकत करुणा में है, किसी की सुरक्षा करने में है और इंसानियत में बसती है। एकदम सही। देखिए, ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। ये एक क्रूर और तानाशाह राजा के एक रक्षक और एक बेहतर इंसान बनने की जर्नी है। जब सही इरादे और निडरता का सामना किसी अंधे अहंकार से होता है तो अंत में हमेशा इंसानियत की ही जीत होती है। इस पूरी कहानी ने सत्ता और ताकत को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। मतलब एक अंधेरा तहखाना, एक क्रूर राजा, एक निडर लड़की और एक काला सांप, इन सब के इर्द गिर्द बुनी गई ये नाटकीय कहानी हमें ये सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने का महत्व क्या है। जी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी चाहे सामने कितनी भी बड़ी सत्ता हो या कोई ऐसा इंसान हो जो आपको लगातार डराने की कोशिश कर रहा हो, हमारा अपना किरदार और हमारा आत्मसम्मान ही हमारी सबसे मजबूत ढाल होती है। और यही आत्मसम्मान इंसान को उन बेड़ियों से आजाद करता है जो अक्सर समाज या सत्ता हमारे दिमाग पर डालना चाहती है। चर्चा के बिल्कुल अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो कहानी के उन पन्नों पर सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बताइए। जरा सोचिए, राजा रेयान का पूरा साम्राज्य, उसकी पूरी सत्ता केवल एक चीज पर टिकी थी, लोगों का खौफ। बिल्कुल। और एक आम लड़की की छोटी सी ना ने उस पूरे खौफ के महल को एक ही रात में ढा दिया। जी। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि दुनिया का कोई भी डर केवल तभी तक ताकतवर है जब तक हम उससे डरने के लिए राजी हैं? क्या बात है। जिस दिन हम डरना छोड़ देते हैं उस दिन सामने वाले की सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।